हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी की 3 बजे की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर सुपर टेट के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। केवल सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट के लिए क्लासेस चल रही हैं, जिसका टाइम टेबल आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम एक बार बता देते हैं। मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है, जिसमें कि पूरा उद्देश्य मेरा है कि सभी जितने भी स्टूडेंट मेरे आलसी हैं और जितने लेबोरियस हैं, सभी को एक ही रास्ते पर लाने का, सभी को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बनाने का, यानी कि आप लोगों की नींद खराब करने का पूरा उद्देश्य है। तो 6 बजे एक करंट अफेयर की क्लास है, दूसरी क्लास आपकी 3 बजे दिन में है दोपहर को, जो कि आप लोग कर रहे हैं, और तीसरी क्लास है 8 बजे। तो ये तीनों क्लासेस हैं और अभी का हमारा टारगेट है करंट और जीके, करंट के साथ साथ जीके जीएस, ये एकदम से 100% तैयार कर देना, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। अभी का मेरा यही उद्देश्य है, करंट और आपको जीके जीएस अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, ये मेरा उद्देश्य है। और इसमें हम लोग 100% अचीव करेंगे और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, सबसे ज़्यादा नंबर आपको यहीं से मिलेगा। और सब्जेक्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, मेनली टेट सीटेट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। साथ साथ में हम लोग कवर भी करते चलेंगे और भी सब्जेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, सभी से एक बार कहेंगे कि जल्दी जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करिए। एक स्टूडेंट कम से कम अपने 10 दोस्तों में शेयर करेगा, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वजह से कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुँचे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए, यहाँ पर आज की क्लास में आपको साइंस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा कौन सा? ऑप्शन सही हो जाता है बी, एल्यूमिनियम। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि यह अन्य धातुओं से वजन में हल्की और सस्ती होती है। एल्यूमिनियम हल्की होती है, ऐसी धातु जो अन्य धातुओं से हल्की होती है और बजट में भी आती है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं, तो आराम से आपको सोचने का मौका देते हैं, पढ़ने का मौका देते हैं, क्योंकि चारों विकल्प थोड़े से बड़े हैं। विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है आपका, ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा हम टाइम आपको देंगे 10 से लेकर के 12 सेकंड तक का। वेरी गुड, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है बी, बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। आपको यहाँ पे हम क्लियर समझाते चलेंगे। ठोस होने के बावजूद आप सोचेंगे कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती रहती है, कोई चीज क्यों पानी पर तैरती है, यानी कि वो हल्की होती तभी तैरती है। सिंपल सी भाषा में अगर आप ये समझे कि कोई वस्तु पानी पर क्यों तैरती है, क्यों? क्योंकि वो हल्की होती है, पानी से हल्की होगी तभी तो तैरेगी कोई भी वस्तु। तो यहाँ पर ठोस होने के बावजूद बर्फ पानी पर तैरती है, क्योंकि पानी जब बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, क्या पानी, एक मिनट क्लियर कर दें, पानी किस में परिवर्तित होता है? जब बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तो इसका जो घनत्व होता है ये क्या हो जाता है? घट जाता है। क्लियर है? पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, जब ये बर्फ में बदलता है तो इसका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसी कोई भी वस्तु जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम हो वो पानी पर तैरती रहती है। बर्फ पानी से कम घनत्व वाली होती है, इसीलिए पानी पर तैरती है। ये क्लियर है, इस चीज़ को जान लीजिए। ऑप्शन आपका बी सही होता है। ये ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ये बर्फ और पानी से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? भौतिक, विद्युत रसायन, विद्युत परिवर्तन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा
लोहे में जंग लगना। विकल्प यहाँ पे डी सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है। कैसा पदार्थ बनता है? नया पदार्थ बनता है, और जिसके जो गुणधर्म होते हैं मूल पदार्थ से एकदम से भिन्न होते हैं। यानी कि यहाँ पे यक्स अगर पदार्थ है, वाई बन रहा है, तो ये एकदम से नया पदार्थ बनेगा और ये इससे बिल्कुल अलग रहेगा। बात समझ रहे हैं? और जब रासायनिक परिवर्तन में जो नया पदार्थ बन रहा है, ये फिर से इस पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। यानी कि वाई बनने के बाद यक्स में परिवर्तन इसका नहीं किया जा सकता। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते, जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लग गई तो जो लोहा था, इसमें मान लीजिए ये लोहा है, इसमें जंग लग गई, ठीक है, तो ये जंग लगा हुआ लोहा फिर से सही लोहे में नहीं परिवर्तित होगा। और दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं आपको, दूध से दही बनना, ठीक है, दूध से दही बनना, दही बन गया तो दूध फिर से नहीं बनेगा। कागज का जलना, कागज जल गया, राख बन गया तो फिर से कागज नहीं बनेगा। भोजन का पचना, भोजन पच गया तो फिर से दोबारा वो भोजन नहीं बन सकेगा। अब यहीं पर साथ साथ में ये भी जानना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन तो हो गया, भौतिक परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है, इसका रूप बदल जाएगा लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ का रूप तो बदलेगा लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे रासायनिक में क्या हो जाता है, एकदम से ये नया पदार्थ, चलिए इसको एक्स ही मानिए, एक्स वन कर दीजिए, इसमें इसका रूप पूरा बदल जाता है, एक नया पदार्थ बन जाता है और इस नए पदार्थ से फिर दोबारा ये वाला पदार्थ नहीं मिलता है। लेकिन इसमें ये जिस कारण से इसका रूप बदलता है, अगर वो कारण हटा लिया जाए तो ये जो नया पदार्थ बना है ये फिर से दूसरी अवस्था में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, जैसे मोमबत्ती है, आपने मोमबत्ती यहाँ पे रख दी या मोम यहाँ पे आपने रख दिया, एक प्याले में आपने मोम रख दिया, फिर उसके बाद ये जो मैंने कहा जिस कारण से इसका रूप परिवर्तन हुआ, अगर उसको हटा लिया जाए, यानी कि यहाँ पे आप नीचे लौ जला रहे हैं, आग जला रहे हैं, तो ये क्या होती है, मोम पिघल जाती है, यानी कि इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। लेकिन जैसे आप कारण हटा लिए, यानी कि ये लौ हटा लिए, आप आग हटा लिए, तो मोम क्या हो जाएगी, फिर से वो ठोस अवस्था में आ जाएगी। तो ये हुआ भौतिक परिवर्तन। अच्छा, मोमबत्ती यहाँ पे देखिए, ये मोम का पिघलना ये तो हो गया भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर मोमबत्ती जलने की बात हम करें तो मोमबत्ती जलना रासायनिक परिवर्तन हो गया। यानी कि ये मोमबत्ती थी, जली, जल करके खत्म हो गई, फिर से मोमबत्ती नहीं मिलेगी। लेकिन मोम का जो पिघलना है, पिघला, द्रव में आया, फिर ये आग हटा ली गई, फिर से ये ठोस बन गया, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है और दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आप लोग सोचते हैं कि मोमबत्ती का मैंने पढ़ा था, मोम का पढ़ा था, ये तो रासायनिक था, भौतिक, तो दोनों चीज़ें ये है। मोम का पिघलना ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन, लेकिन रासायनिक परिवर्तन मोमबत्ती का जलना, जल करके वो खत्म हो गई, फिर से मोमबत्ती नहीं मिलेगी। बस इतना जानते रहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है, इंडस्ट्रियल रूप क्या है? सबसे शुद्ध विकल्प आप सभी के सामने, कच्चा लोहा, इस्पात। ऑप्शन कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप पिटवा लोहा होता है। ये लोहे का सबसे शुद्ध अयस्क है जिसमें कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होती है। यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 0.04 से लेकर के 0.08% तक होती है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं सभी बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे देखिए, शुष्क वर्ब किसका ठोस रूप है? शुष्क वर्ब किसका ठोस रूप है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर प्रयोग की जाती है? पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में
यूज करते हैं। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो अग्निशमन यंत्र होता है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये आग बुझाने का कार्य करती है। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी आप लोग माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए पूछ भी लिया गया, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया, तो जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। बहुत बढ़िया। ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आपको बताना है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2। ये केमिकल नेम था, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये रहा आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम। और इसे रोगाणुनाशी के रूप में, जल को शुद्ध करने में, विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और मेनली ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन गैस बनाने में भी किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जितने भी फैक्ट हम आपको बताते चलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ऑप्शन सही हो जाता है डी, ब्यूटेन। देखिए एलपीजी में एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इन सभी का मिश्रण होता है, लेकिन इसका जो मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मेथेन और एथेन गैसें होती हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको मेथेन का ये फार्मूला पता होना चाहिए। मेथेन का CH4, एथेन का C2H6 है, प्रोपेन का C3H8 है और ब्यूटेन का क्या होगा? C4H10। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, क्वेश्चन है, कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस है। कोयले की खानों में जो विस्फोट होता है किस गैस की वजह से होता है? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, हालांकि है आसान सा। ऑप्शन सही हो जाता है आपका यहाँ पे डी, मेथेन, CH4। जब मेथेन गैस की मात्रा 5 से लेकर के 15% हो जाती है तो ये हवा के संपर्क में आने से बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक हो जाती है। कोयले की खानों में विस्फोट के लिए यही गैस जिम्मेदार होती है, CH4 मेथेन। जब हवा के संपर्क में आती है तो ये विस्फोट करती है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है? विकल्प यहाँ पे कौन सा सही होगा? लवण, साल्ट, नमक। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। इसका जो रासायनिक नाम है नमक का वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसे रॉक साल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक साल्ट। अगला क्वेश्चन है, यहां पे देखिए सिरका। क्वेश्चन है, सिरका, विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? विकल्प यहां पे सही हो जाएगा सी, एसिटिक एसिड का। एसिटिक अम्ल। सिरका में लगभग 6 से लेकर के 10% एसिडिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड इसका फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक है। सिरका किसकी वजह से बनता है? सिरका एसिटोबैक्टर एसिटी की उपस्थिति में बनता है। क्या नाम है? एसिटोबैक्टर। ये बैक्टीरिया का नाम है, एसिटोबैक्टर एसिटाई या एसिटी, जो भी आप लोग प्रोनाउंसिएट करें। इसकी उपस्थिति में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा बनता है, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। सिरका बनाने की प्रोसेस आप सभी जान रहे हैं, किण्वन के द्वारा होता है। गन्ने के रस से गांव में बनाया जाता है, वो किण्वन की प्रोसेस है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस है। इसका उपयोग अचार, चटनी और प्रयोगशाला में
अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स, पॉली एसिड्स, पॉलीएस्टर, पॉलीसैकेराइड। आपको विकल्प चूज करना है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन क्या है? आपका उत्तर होगा पॉलीपेप्टाइड्स। अब यहाँ पे जानना आपके लिए जरूरी है कि पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं। पॉली मीन्स होता है बहुत, कई। अब यहाँ पे जानना ये जरूरी, पेप्टाइड्स क्या होते हैं। देखिए, प्रोटीन प्रोटीन कैसे बनता है ये आप जान लेंगे तो इसी के बीच में आप जान लेंगे पेप्टाइड्स क्या है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन बनता है, ये जानिए, अमीनो अम्ल। ठीक, जैसे अगर आप ये एक माला देख रहे हैं, ये जो माला है, अगर इसे आप प्रोटीन मान लें तो यहाँ पे जो माला के मोती हैं वो आपके अमीनो एसिड हो गए। क्या हो गए? अमीनो एसिड। यानी कि यही अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे एक कड़ी आपको और जोड़नी है कि अमीनो अम्लों की जो छोटी छोटी श्रृंखलाएं होती हैं इस तरीके से, उन्हें हम कहते हैं पेप्टाइड। ध्यान से सुनिएगा, बस एक कड़ी बीच में आपको जोड़ लेनी है, पेप्टाइड कहते हैं। अब कई पेप्टाइड इस तरीके से मिल करके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो अम्ल सबसे छोटी इकाई है। जैसे शरीर किससे मिलकर के बना है? कोशिका से। कोशिका से मिलकर के बना है, लेकिन कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? ऊतक। ऊतक से भी शरीर बना होता है, लेकिन सबसे छोटी इकाई क्या होगी? कोशिका हो जाती, टिश्यू हो जाता, सेल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद टिश्यू का नंबर आता है। उसी तरीके से बीच में ये आता है पेप्टाइड। तो अमीनो अम्लों की छोटी छोटी श्रृंखलाएं मिलकर के पेप्टाइड बनाती हैं और कई पेप्टाइड मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन और पेप्टाइड में क्या अंतर है, तो बस आकार का अंतर होता है और कुछ नहीं। और इसमें आपको यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन पूछा जाता है, अमीनो अम्ल किससे जुड़े होते हैं? तो ये जो बंध बीच में जुड़ा है, बीच में लगा हुआ है, उसे कहते हैं पेप्टाइड बंध। ये सभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए डिटेल में आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे आप लोग चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे मार्क कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? वेरी गुड, आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। विटामिन विकल्प सही हो जाता है आपका ये विटामिन ए। विटामिन ए यकृत में संचित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? कौन सा विटामिन है? वेरी गुड, यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है विटामिन सी का रासायनिक नाम। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन कई बार आपको करवाया भी गया है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है और विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होगा ये भी आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेरी गुड, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? जल्दी से रिप्लाई करिए। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। छिपकली, मेंढक, मछली, ये सभी शीत रक्त जानवर हैं। देखिए, स्तनधारी और पक्षी वर्ग को छोड़कर के सभी जानवर कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, शीत रक्त वाले होते हैं, ठंडे ब्लड वाले होते हैं। क्लियर है? आप जानते रहिए, स्तनधारी और पक्षी वर्ग को छोड़कर के सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। अच्छा देखिए, दोनों में अंतर क्या होता है? शीत रक्त वाले और गर्म रक्त वाले जानवर में अंतर क्या होता है? जो शीत रक्त वाले जानवर होते हैं
जो शीत रक्त वाले जानवर होते हैं वो अपने शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए उनका तापमान स्थिर नहीं होता और उनके वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। क्वेश्चन है, कार्बन का एक रूप नहीं है। हीरा, सिलिकॉन, फुलरीन, यहां पे ग्रेफाइट होगा, तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन कार्बन का एक रूप नहीं है, जबकि हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट ये सभी कार्बन के अपर रूप है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 44वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का फोकल थीम देश कौन सा है? आपको बताना है फोकल थीम देश कौन सा है। रसिया, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, रूस। ठीक है, इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर 2020 फोकल थीम कंट्री कौन सा है? रसिया है। देखिए यहां पे पश्चिम बंगाल में 44वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का आरंभ कब से हो रहा है? 29 जनवरी से हो रहा है। कब तक चलेगा? 9 फरवरी 2020 तक। तो रूस 44वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकल थीम देश होगा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहां पे देखिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? आपको जानना चाहिए, जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? आप सभी जान रहे हैं, ममता बनर्जी। इसका शॉर्ट फॉर्म भी आ जाता है IKBF करके। IKBF मतलब इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर, इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर 2020। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो यहां पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी, कैथरीन सकेलरोपोलो। कैथरीन सकेलरोपोलो। क्लियर है? ग्रीस की राजधानी क्या है ये भी जानते चलते हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। क्लियर है? ग्रीस की मुद्रा क्या है? यूरो। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? चारों ऑप्शन में से यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, 24 जनवरी। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? इसका उद्देश्य है कि जो बालिकाओं की शिक्षा है, स्वास्थ्य है और पोषण है उसको बढ़ावा दिया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए, बालिकाओं के अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, मेनली बच्चियों को जागरूक किया जाए। यह दिवस पहली बार 2008 में, कब? 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार की पहल के द्वारा ये शुरू किया गया 2008 में। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत EIU के लोकतंत्र सूचकांक में किस स्थान पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ए, 91वें स्थान पर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स लोकतंत्र सूचकांक 2019 की सूची में भारत 2019 की वैश्विक रैंकिंग में 10 पायदान नीचे फिसल करके 91वें स्थान पर आ गया है, 51 नंबर पे आ गया है। और यहां पे एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि सबसे पहले नंबर पर कौन है? सबसे पहले नंबर पर, तो सबसे पहले नंबर पे आप जानिए नॉर्वे है। सबसे पहले नंबर पे नॉर्वे है और दूसरे नंबर पर कौन है? आइसलैंड है। इस सूची में पहले नंबर पर है नॉर्वे, दूसरे नंबर पे आइसलैंड, तीसरे नंबर पे है स्वीडन और 3 आप जानते रहिए, स्वीडन हो गया 3 और 91वें स्थान पर है अपना भारत। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे जानिए पाकिस्तान 108वें नंबर पर है,
श्रीलंका 69वें नंबर पर है और बांग्लादेश को 80वें नंबर पर रखा गया। चीन 2019 में 153वें स्थान पर है, जो कि बहुत ही खराब स्थिति में है। अब यहां पे देखिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU कब स्थापित हुआ? 1946 में। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का मुख्यालय कहां पर है? लंदन, इंग्लैंड में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे हम चले। व्योम मित्र या अंतरिक्ष मित्र। व्योम मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष की मित्र, फ्रेंड इन द स्काई। अर्धमानव रोबोट, हाफ ह्यूमनॉइड, ये सारे नाम है व्योम मित्र के। ठीक है। इसरो के निदेशक कौन है? के सिवन है। मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। स्थापित कब हुआ? 1969 में। ये सारी चीजें आप जानते रहिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 44वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का जो लोकल थीम देश है वो कौन सा है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है रसिया, रूस। विकल्प बी सही हो जाता है। खेलो इंडिया युवा खेल में किस राज्य ने सबसे ज्यादा पदक हासिल किए? आपको बताना है यहाँ पे विकल्प आपका कौन सा सही होगा। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, कोई नहीं। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, खेलो इंडिया युवा खेल का तीसरा संस्करण कहां पर संपन्न हुआ? गुवाहाटी में। गुवाहाटी में संपन्न हुआ। तो महाराष्ट्र खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 78 स्वर्ण पदक जीता, 77 रजत और 101 कांस्य पदक। तो इस तरीके से कुल महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते? 256 स्वर्ण, रजत और कांस्य मिलाकर के कुल कितने? 256। इसी के साथ ये शीर्ष स्थान पर रहा। हरियाणा कुल 200 पदक जीता, जिसमें 68 इसका स्वर्ण पदक है। और तीसरे स्थान पर दिल्ली रहा। दिल्ली कुल मिलाकर के 122 पदक जीता, पूरा मिलाकर के। क्लियर है? ये तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर दिल्ली। असम में UPI सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन बना है? आपको बताना है यहाँ पे। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो UPI सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है। ठीक है। जियो ने यह सुविधा अपने वॉलेट ऐप जियो मनी के बजाय किस पे लॉन्च की है? माई जियो पे लॉन्च की है, जियो मनी पर नहीं लॉन्च की है। ये किस पे लॉन्च की? माई जियो पर लॉन्च की है। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यहीं पे हो जाते हैं कंप्लीट। आपको कैसे लगे? हमेशा की तरह अपना प्रीसियस फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और क्लास का जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। 6 बजे, 3 बजे और 8 बजे। ठीक है। तो तीनों क्लासेस की टाइमिंग आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन है आज का सवाल आप सभी के लिए, शुष्क वर्ग किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे तो जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई कर पाएंगे। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन था। तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अपने कम से कम 10 दोस्तों में, एक स्टूडेंट अपने 10 दोस्तों में शेयर करेगा। तो शेयर करते रहिए, ज्ञान को पाते रहिए, ज्ञान को बांटते रहिए। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर 8 बजे की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद।